नमस्कार, जय हिंद। तो आप लोगों के हैवी डिमांड पर, चूंकि देखिए मुझे बहुत सारे लोगों ने पर्सनली कॉल भी किया कि सर साइंस को थोड़ा सा आप अधिक कराएं क्योंकि समय कम है। क्योंकि मैं साइंस प्रतिदिन एक एक आपको चैप्टर करा रहा था। एनसीईआरटी साइंस शुरू में कर दिया था, क्लास 9th में बायोलॉजी में आपको समाप्त करा दिया हूँ। देखिए, अगर आज हमसे अगर पहली बार जुड़ रहे हैं या पहले की वीडियो नहीं आपने देखे हैं तो अवश्य देखिए। अगर चाहते हैं बिहार दरोगा में रिजल्ट हो तो निश्चित ही उन वीडियोस को देखें जरूर। कम से कम मैं बार बार कहता हूं कि हमसे 2-3 सब्जेक्ट तो अवश्य आप कर लें, चाहे आप कहीं भी पढ़ें, किसी भी संस्थान से पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है। आप हमारे यहाँ से साइंस अवश्य करके जाइएगा। क्यों करके जाइएगा? क्योंकि मैं साइंस एनसीईआरटी क्लास 9th और 10th लाइन बाय लाइन आपको करा रहा हूं। ये सारे प्रश्न जो मैं करा रहा हूं, इसमें से आप कुछ प्रश्न देखेंगे जो एकदम नहीं आप कभी पढ़े होंगे, जो कि एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन में उठाया हूं। मैं बताऊंगा भी कि ये प्रश्न देखिएगा कैसे पूछा है, ठीक है ना। तो आप हमारे यहाँ से साइंस अवश्य पढ़ लें, आप हमारे यहाँ से पॉलिटी अवश्य पढ़ लें। मैं आपको भरोसा दिला रहा हूं कि साइंस और पॉलिटी अगर आप हमारे यहाँ से पढ़े रहेंगे, साथ ही साथ करंट अफेयर तो मैं हैवी अमाउंट में करा ही दिया हूँ, उसके लिए तो सोचना ही नहीं है। इतना करंट अफेयर करा दिया हूँ कि आपको कहीं से कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो साइंस, पॉलिटी और करंट अफेयर कम से कम ये 3 अभी के जो सीरीज चल रहे हैं, ये 3 आप कर लें। पूर्व में मैंने आपको ज्योग्राफी भी तगड़ा कराया है, 40 वीडियो उसका भी दिया है, तो देखिएगा। लेकिन ये तीनों फिलहाल आपको निश्चित ही दे करके जाना है। बाकी पहले का अगर ज्योग्राफी भी देखेंगे तो वो भी आपको बहुत फायदा करेगा। तो मैं इतना कहना चाहता हूं, ये सब्जेक्ट अगर आप हमारे यहाँ से करके जाते हैं तो इन सब्जेक्ट्स में आप बाकियों से बिल्कुल आगे रहेंगे। आप खुद महसूस करेंगे। एक बार इस सेट को लगा करके देखिए। आइए, आज हम लोग शुरू कर रहे हैं क्लास 9th, तो हम लोग शुरू कर ही दिए हैं, लेकिन 9th में हम लोगों ने बायोलॉजी शुरू किया था। आज जैसे ही क्लास 9th का एनसीईआरटी आप ओपन करोगे तो आपको पहला चैप्टर जो मिलेगा केमिस्ट्री का, वही पहला चैप्टर हम आपको कराने वाले हैं, पदार्थ, है ना। यहाँ से आपको भर भर के सवाल आता है, तो देख लीजिए कितने सारे प्रश्न मैं लेकर के आया हूँ, है ना। ये ढेर सारे प्रश्न है। इनको सबको ऑब्जेक्टिव में इसलिए मैं लाता हूं ताकि आपको आसानी हो। तो ये चैप्टर 1 है और चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा, आइए, किसके थोड़े से क्रिस्टलों से पानी की बहुत अधिक मात्रा भी रंगीन हो जाती है। मैं फिर कह दे रहा हूं, जो आप लोग कमेंट करते थे कि हिंदी इंग्लिश मीडियम, तो दोनों के लिए मैं कोशिश किया हूं कि रखूं। तो क्वेश्चन को बाइलिंगुअल रखने का प्रयास किया गया और विकल्प भी आपको दोनों भाषा में मिल जाएगा। तो ये भी समस्या अब आपकी दूर हो गई है। आइए, किसके थोड़े से क्रिस्टलों से पानी की बहुत अधिक मात्रा भी रंगीन हो जाती है? तो इन विकल्प में आपको ध्यान देना है, पोटेशियम परमैंगनेट। जी हाँ, पोटेशियम परमैंगनेट के थोड़े से अगर आप क्रिस्टल मिलाते हैं तो बहुत अधिक पानी की मात्रा जो है वो रंगीन हो जाती है। सीधा प्रश्न आपको पूछेगा। देखिए, दूसरा प्रश्न है जो पूछा भी गया है एग्जाम में, और ये प्रश्न तो आप लोग कर भी लेंगे, पहले भी किए होंगे आप लोगों ने किया होगा पहले भी। आइए, तापमान बढ़ाने से कणों की जो गतिज ऊर्जा है, इस पर क्या प्रभाव पड़ती है? जरा सा आपको समझ लेना है। अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे ना तो चीजों को अच्छे से कर पाएंगे, लंबे समय तक याद रख पाएंगे। जैसे इसमें कोई पार्टिकल है, कोई कण है, ठीक। अब यहां पर आप इसको बर्नर से गर्म करेंगे, तो गर्म करेंगे ना तो ये कण जो है वो और फैलेंगे फैलेंगे इसमें गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी। गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी तो ये फैलना शुरू करेंगे, खुलेंगे, ठीक ना। तो आप देख पा रहे हैं कि अगर हमने इसको गर्म किया तो क्या परिणाम हुआ कि गतिज ऊर्जा जो है वह बढ़ रही है। तो दूसरा सवाल वही पूछ रहा है कि टेम्परेचर को बढ़ाने से कणों की जो गतिज ऊर्जा है क्या प्रभाव पड़ता है। गतिज गतिज ऊर्जा को काइनेटिक एनर्जी भी कहते हैं। तो ध्यान रखना है, व्हाट हैपेंस टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज, है ना। जब तापमान को आप बढ़ाओगे तो गतिज ऊर्जा क्या होगा, तो इंक्रीज अगर होगा टेम्परेचर तो गतिज ऊर्जा भी क्या होगा, इंक्रीज ही होगा, यानी कि बढ़ेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। आइए, तीसरा सवाल, दो विभिन्न पदार्थ के कणों का स्वतः मिलना
क्या कहलाता है? दो विभिन्न पदार्थ के जो कण हैं वह जब स्वतः मिल जाते हैं तो उसको विसरण कहते हैं। क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। दो विभिन्न पदार्थ के कण स्वतः मिलते हैं तो वो कहलाता है विसरण। तो विकल्प सी यहां पर ध्यान रखना है। आइए यहां पर देखिए, गर्म करने पर गतिज ऊर्जा क्या हो रही थी? बढ़ रही थी। तो विसरण भी जो है वो बढ़ जाएगा। विसरण भी जो है यह भी बढ़ेगा। तो ध्यान रखना है, विसरण क्या होगा? तेज हो जाएगा। गर्म करने पर यह भी तेज हो जाएगा, विसरण भी तेज हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। आइए अगला सवाल, पांचवा प्रश्न। द्रवों के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। पांचवा सवाल नोट कर लीजिएगा, रट लीजिएगा। जो भी करा रहा हूं आपको एकदम रट लेना है, जुआ पर याद होना चाहिए। तो द्रवों के संदर्भ में, ठोस, द्रव और गैस जानते हैं ना, तो जिसमें द्रव के बारे में कह रहा है कि द्रवों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, सही कथन छांटना है। तो क्या द्रवों का आकार निश्चित होता है? अच्छा, पानी का कोई आकार है क्या? पानी को जैसे बर्तन में डालिए वैसा आकार हो जाता है। तो द्रवों का आकार निश्चित नहीं होता है। हमें सही कथन छांटना है, ठीक है। दूसरा कह रहा है न आकार और ना आयतन निश्चित होता है। तो देखिए दूसरा हो सकता है सही, है ना, लेकिन पहला तो नहीं होगा। आयतन निश्चित होता है क्या? तो जी हां, द्रवों का जो वॉल्यूम है, जो आयतन है, वो फिक्स्ड होता है, निश्चित होता है। आकार तो नहीं, बाकी आयतन निश्चित होता है। तो यहां कह रहा है कि ना आकार और ना आयतन, तो सी भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा। दोनों निश्चित तो होगा ही नहीं, क्योंकि आकार निश्चित नहीं होता है। इसलिए विकल्प बी सही है। आयतन यानी कि वॉल्यूम जो है वो फिक्स होता है, जबकि पानी का कोई आकार नहीं। आप जान ही रहे हैं पानी का आकार है क्या, लेकिन आयतन वो उसका फिक्स है। आइए चलिए पांचवा प्रश्न याद रखिएगा। ठोस की अपेक्षा द्रवों में विसरण अधिक क्यों होता है? मैं बता रहा हूं कि गर्म करने पर विसरण अधिक हो जाता है। मैं बार बार बता रहा हूं, विसरण भी अधिक होगा, गतिज ऊर्जा भी अधिक होगी। तो ठोस जो पदार्थ है उसका कह रहा है कि द्रवों ठोस की अपेक्षा द्रवों में, मतलब द्रव में विसरण अधिक होता है। क्यों? क्योंकि देखिए, ठोस ले लीजिए, एक लोहा ले लीजिए, है ना, और एक लोटा या गिलास में पानी लीजिए। आप देखिएगा दोनों में ज्यादा स्वतंत्र कौन होगा? पानी को ही लाइए तो आप देखिए आराम से इधर उधर उसको दो भाग में बांट सकते हैं, वो ज्यादा स्वतंत्र है। लेकिन लोहा को आप इजिली बांटेंगे? नहीं बांटेंगे, वो स्वतंत्र नहीं है, वो जटिल है, वो बंधा हुआ है। तो जो द्रव का जो कण है वो अधिक स्वतंत्र है, ये तो होगा ही, और बी भी होगा कि वह अधिक रिक्त स्थान रहते हैं, उनके कणों के बीच में गैपिंग ज्यादा रहता है द्रव वाले में, इसलिए वो गर्म करेंगे ना तो वो जल्दी फैल फैल जाएंगे। लोहा को गर्म करिए और पानी को गर्म करिए, जल्दी कौन गायब हो जाएगा? पानी गायब हो जाएगा, लोहा को पिघलने में ही समय लग जाएगा। तो बोथ होगा, दोनों सही आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा। आइए, मौसमी गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो ये सारे किताब में आपको मिल जाएगा। मौसमी गुब्बारों में हीलियम। अब याद करना है कि देखिए, जब गुब्बारों को आप छोड़ते हैं तो वो ऐसे हिलते हिलते जाता है, तो हिलना से हीलियम याद रख लीजिएगा, इजिली याद हो जाएगा। आइए, एलपीजी में कौन सी गैस भरी जाती है? एलपीजी वही है जो आपके घरों में खाना बनाने के लिए आप प्रयोग करते हैं, एलपीजी, है ना। तो एलपीजी में प्रोपेन व ब्यूटेन दोनों भरी होती है। ध्यान रखिएगा, प्रोपेन व ब्यूटेन। और पूछता है कि एलपीजी के गंध जो होता है उस रिसाव को पता करने के लिए कौन सा उसमें मिलाया जाता है? क्या मिलाया जाता है? तो मिथाइल मरकप्टन। जी हाँ, उसमें मिलाया जाता है, मिथाइल मरकप्टन मिलाया जाता है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, एलपीजी गैस जो है वो वायु से भारी होती है, इसलिए जब एलपीजी को लीक होता है तो वो नीचे देखिए जमीन पकड़ लेती है ना। तो ध्यान रखिएगा। आइए अगला सवाल, अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर में कौन सी गैस भरी होती है? ऐसे तो ऑक्सीजन ही भरी होती है, लेकिन सुगमता के लिए उसमें ऑक्सीजन के साथ हीलियम भर दी जाती है। कौन सा गैस भर दिया जाता है? हीलियम भर दिया जाता है। तो ये पूछता है, सातवां भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आठवां भी और नौवां भी और 10वां भी इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा, 10वां जो अगला आएगा वो भी इंपॉर्टेंट होगा। तो 9वां हीलियम याद रखिएगा। आइए, सबसे अधिक संपीड़ितता किसमें होती है? मतलब कि ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं, हाईएस्ट कंप्रेस इज इन, मतलब किसमें, किसको ज्यादा दबाया जा सकता है? क्या? अच्छा ये बताइए, इतना ठोस है, इसको ठोस को कितना दबाएंगे? वो पहले ही दबा हुआ है। एक बोतल पानी है, वो पानी को कितना दबाएंगे? वो पहले ही ठीक ठाक दबा हुआ है। लेकिन गैस जो है उसको दबा सकते हैं,
तो गैस को ज्यादा, क्योंकि गैस में रिक्त स्थान ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा गैस में, फिर द्रव में, फिर ठोस में, यही सीक्वेंस याद रखिएगा। तो गैस में रिक्त स्थान ज्यादा होता है, इसको दबा करके बहुत ज्यादा मात्रा को छोटे छोटे बर्तनों में आप पैक कर सकते हैं। आप देखते होंगे सीएनजी से गाड़ी चला रहे हैं ना, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, उसको दबा करके टंकी में बंद कर दिया जाता है और उससे चलाया जाता है। आइए देखिए, आ ही गया ये प्रश्न ना, सीएनजी का उपयोग ईंधनों के रूप में क्यों किया जाता है? वाई सीएनजी यूज्ड एज फ्यूल? ये सस्ती है, आसानी से उपलब्ध होती है, अधिक संप्रेता कोई नहीं। तो मैं बता रहा हूं कि इसको हाई कंप्रेस कर सकते हैं। हाईली कंप्रेसिबल ये है, अधिक संप्रेता है, इसको छोटे छोटे टंकियों में भी पैक करके और गाड़ी में रख के इसका उपयोग किया जाता है ना। एलपीजी का भी उपयोग किया जाता कि नहीं, लेकिन एलपीजी उतना खतरनाक हो जाएगा। चलिए आइए, रसोई की खुशबू जल्दी फैलने का कारण क्या? अच्छा देखिए, आपके घरों में अगर खाना बन रहा है तो दाल में तड़का लगा रहे हैं आप, तो देखिए बाहर से ही खुशबू उसकी चली जाएगी। आपका दोस्त कहेगा कि क्या बना रहे हो आज क्या बना रहे हो? जो नॉनवेज होगा वो कहेगा मटन बना रहे हो, कोई चिकन बना रहे हो, कोई कहेगा पुलाव बना रहे हो, कोई कहेगा कुछ बना रहे हो, कोई कुछ। तो क्यों? क्योंकि वो है तो बाहर, लेकिन आपके रसोई की खुशबू उसके नाक तक पहुंच गई। कारण क्या है कि वो तेज विसरण हुआ और फैला हवा में और आपकी नाकों तक पहुंच गया, है ना। अब मैं पहले ही बता चुका हूं कि गर्म करने पर विसरण तेज होता है। तो जैसे ही आप खाना गर्म करते हैं, उसका वाष्प निकलता है, गर्म रहता है, वो विसरण तेज होता है और दूर तक आपकी नाकों तक पहुंच जाता है, तो होगा फास्ट विसरण। आप जरा कमेंट करिएगा कि मैं जो चीजें आपको समझाने का प्रयास करता हूं, क्या आप वो समझ पाते हो कि नहीं? चूंकि देखिए, देखते तो बहुत लोग हैं वीडियो, लेकिन कमेंट्स बहुत कम होते हैं। अब हम ये जानना चाहते हैं कि क्या आप लोग को लाभ मिल रहा है जितना लाभ मैं आप लोगों को उपलब्ध कराना चाह रहा हूं। क्योंकि देखिए, थोड़ा सा मैं बीच में बकवास करना चाहूंगा, क्योंकि देखिए मार्केट में आपको बहुत सारे व्यापारी अब मिल जाएंगे। मैं व्यापारी ही कहूंगा, क्योंकि देखिए जो चीजें आपको पढ़ानी चाहिए वो आपको नहीं पढ़ाया जा रहा है। अब आपको सब कुछ, मान के चलिए कि कुछ लोगों का ये कहना है कि सब कुछ हम यूट्यूब पर ही फ्री में पढ़ा देंगे तो हमारा तो धंधा चौपट हो जाएगा, है ना। तो अब कितना सही है वो लोग ये मुझे नहीं पता, बट मैं जब भी, आज नहीं, 2-4 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल या जितने दिन बाद भी अगर कंटेंट दूंगा यूट्यूब पर, तो उसमें समझौता नहीं करूंगा। या तो ना दूं, या तो जब दूंगा तो समझौता नहीं करूंगा। तो ध्यान रखिएगा, मैं जो चीज दे रहा हूं वो आपको सबसे आगे रखेगा, अगर भरोसा रखते हैं तो चलिए, तेज विसरण होगा इसका राइट आंसर। आइए, सवाल संख्या 13, ठोस को गर्म करने पर पिघलने का कारण क्या है? ठोस को गर्म करिए तो देखिए वो पिघल जाता है। क्यों पिघलेंगे भाई? कण तो ठोस का अस्थिर है, लेकिन जब गर्म करेंगे तो कण अधिक स्वतंत्र होने लगते हैं। जब गर्म करते हैं हम, तो उसके कण जो होते हैं वो स्वतंत्र होने लगते हैं और स्वतंत्र होकर पिघलना शुरू कर देगा। ठोस का कण ऐसे तो स्वतंत्र नहीं है, ऐसे तो सबसे स्वतंत्र गैस का है, लेकिन ठोस के जो कण है वह आप जब गर्म करेंगे तो अधिक स्वतंत्र होंगे और स्वतंत्र होते 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 धीरे धीरे पिघलेंगे। और गर्म करेंगे तो धीरे धीरे वो वाष्पीकृत होने लगते हैं ना। तो ये ध्यान रखिएगा, जैसे आप बर्फ को गर्म करिए तो पिघलेंगे, और गर्म करिए तो वाष्प बन जाता है। तो ध्यान रखिए। चलिए अगला सवाल, आइए, ये प्रश्न को अच्छे से समझना है। जिस न्यूनतम ताप पर ठोस द्रव बनता है क्या कहलाता है? वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई ठोस द्रव बन जाए, जैसे बर्फ को जिस ताप पर गला रहे हैं वह बर्फ का कहलाएगा मेल्टिंग पॉइंट कहलाएगा, यानी कि गलनांक कहलाएगा, बॉइलिंग नहीं कहलाएगा। बॉइलिंग नहीं कहलाएगा। ठोस का द्रव बनना यह कहलाएगा मेल्टिंग, ठीक। और द्रव का गैस बनना यह कहलाएगा बॉइलिंग। ये दोनों ध्यान रखिएगा, दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग है ना। चलिए, द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं? द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहा जाता है? तो घनत्व कहा जाता है। द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहा जाता है, ध्यान रखना है, डेंसिटी। आइए,
घनत्व बढ़ते क्रम में सही क्रम कौन सा है? इनके घनत्व को, मतलब कि घनत्व का मतलब समझिएगा। घना, घना का मतलब कंजस्टेड, आपको ठेठ भाषा में मैं बता रहा हूं। घना का मतलब एकदम कंजस्टेड। ये बताइए आप, लोहा ज्यादा कंजस्टेड है कि वायु? तो कहेंगे वायु में तो हम घुस के पार भी हो सकते हैं, लोहा में कहां पार हो पाएंगे? तो सबसे ज्यादा कंजस्टेड होगा लोहा। तो जाहिर सी बात है कि बढ़ते क्रम में रखना है, यानी कि सबसे कम वाला पहले और सबसे घना ज्यादा, तो सबसे लोहा ज्यादा होगा, यानी कि बी और ए में ही एक सही होगा। अब ये बताइए शहद में आप घुस के निकल जाएंगे आसानी से, कि वायु में निकल जाएंगे, कि धुआं में निकलेंगे? तो आप कहेंगे कि शहद से पहले तो हम धुआं में निकल जाएंगे, तो शहद तो बाद में होगा, धुआं पहले होगा, है ना, और वायु में सबसे पहले। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बिल्कुल ठेठ भाषा में कोई भी समझ ले, इस लैंग्वेज में समझाने का प्रयास है। आइए, बर्फ जो है पानी में तैरती है। अच्छा ये बताइए, बर्फ तो ठोस है और पानी द्रव है। ठोस तो भारी होता है, पानी तो हल्का होता है, लेकिन बर्फ तब भी पानी में तैर जा रहा है। क्यों? क्योंकि बर्फ जो है ना, ये कम घना है पानी से, पानी से कम घना है। आप कहेंगे कि हाँ पानी में घुस के पार हो जाएंगे, बर्फ में घुस के तो नहीं पार होंगे। ध्यान रखिए, बर्फ जब जमता है तो बीच में जो, मतलब उसके पार्टिकल हैं, उसमें गैपिंग ज्यादा होता है। बर्फ के जो बीच में पार्टिकल जो है, जो कण हैं, वो गैप ज्यादा होता है, इसलिए वो घना कम होता है बर्फ पानी से। अब पानी के बीच में जो पार्टिकल है वो ज्यादा घना होता है, उनके बीच में कम स्पेस मिलेगा बर्फ के अपेक्षा, तो पानी हो जाएगा ज्यादा घना। बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा ही ज्यादा होता है, इसलिए देखते हैं आपकी 90% डूबा रहता है, 10% ऊपर रहता है। तो ध्यान रखिएगा, बर्फ कम घनत्व होने की वजह से तैरता है। अधिक घनत्व मत मार दीजिएगा, नहीं पढ़ लिख के बेवकूफ बन जाइएगा। बर्फ तैरती है क्यों? क्योंकि वो कम घना होता है। आइए 18वां प्रश्न, गलनांक क्या दर्शाता है? गलनांक दर्शाता है आपकी औकात। सीधी भाषा में मैं बताऊं, औकात दर्शाता है गलनांक। आप गल जा रहे हैं का मतलब आप में आकर्षण बल कम है, आपका पावर कम है, आपके पास ज्यादा आकर्षण बल रहेगा तो गलनांक आपका ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो गलनांक दर्शाता है क्या? आकर्षण बल को दर्शाता है। आइए, बर्फ का गलनांक क्या है? बर्फ कब गल जाता है, कितने डिग्री पर गल जाएगा या कितने केल्विन पर गल जाएगा? तो ध्यान रखिए, बर्फ आपका 273.16 केल्विन पर गलना शुरू हो जाता है। मतलब कि जैसे ही जीरो से थोड़ा बढ़ा, बस गलना शुरू। लेकिन वाष्प कब बदलता है? तो वह 373 पर बदलेगा, यानी कि 100 डिग्री अगर होगा तब वो बदलेगा। ध्यान रखना है। आइए, ठोस द्रव में बदल रहा है तो क्या कहलाएगा? तो मैं बता दिया हूं कि ठोस को गला रहे हैं ना आप, तो वो गलन होगा, मेल्टिंग होगा। ठीक, गलन प्रक्रिया में सामान कौन सा रहता है? गलन में कौन सा सामान रहता है? तो गलता है जब कोई, जैसे बर्फ को आप गलाइए, बर्फ को आप गलाइए तो बर्फ को छुइए या उस गले हुए पानी को छुइए, दोनों एकदम ठंडा बराबर ही आपको रहेगा, कोई ज्यादा कम नहीं, उतना ही रहेगा। तो उस समय तापमान सेम रहता है दोनों का गलन प्रक्रिया में। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसमें ध्यान रखिएगा। गलन प्रक्रिया में कौन सेम रहता है, समान रहता है? तो बताएंगे तापमान। ठीक, आइए, जल जो है वो वाष्प में किस तापमान पर बदलता है? तो मैं बता दिया हूं कि 273 पर वो गलन पॉइंट है, 100 उसमें ऐड करेंगे यानी कि 373 करेंगे तो वो हो जाएगा, वो वाष्प बन जाएगा। आइए आइए, संगलन की गुप्त उष्मा क्या है? लेटेंट हीट ऑफ फिजन इज, मतलब संगलन की गुप्त उष्मा पूछ रहा है। ध्यान रखिएगा, संगलन की गुप्त उष्मा है अवस्था परिवर्तन की उष्मा। जैसे ठोस से द्रव बन जाएगा, है ना, या देखिए, या पानी को आप उबालिए और उबलने के बाद वाष्प बनेगा, पानी का वाष्प बन जाएगा। कभी आप सब्जी या कुछ बनाते होंगे तो जैसे ही बर्तन का ढक्कन उठाते हैं तो वाष्प से हाथ बहुत तेज जल जाता है, लेकिन सब्जी को हाथ से आलू को दबा करके चेक कर लेते हैं कि आलू अभी पका है कि नहीं, उतना नहीं जलता है, लेकिन वाष्प से जो जल जाता है वो आपको बहुत ज्यादा जलन देता है। क्यों? टेम्परेचर दोनों का सेम है, उस उबलते हुए पानी का और वाष्प का, दोनों आपका 100 डिग्री ही मिलेगा, लेकिन
वाष्प से ज्यादा जल गया हाथ, और आलू को दबा करके देखे उससे नहीं जला, उसमें जो पानी है उससे। क्यों? क्योंकि वाष्प में गुप्त उष्मा ज्यादा है। तो ये अवस्था जो परिवर्तन हो रहा है, ये द्रव पानी से ये गैस बन रहा है, इसी में गुप्त उष्मा छिपी रहती है ना। तो गुप्त उष्मा में टेम्परेचर नहीं बढ़ता है, परिवर्तन बदल जाता है। तो ध्यान रखिएगा, परिवर्तन हो जाता है किसका? अवस्था का। जैसे द्रव से गैस हो जाता है, तो अवस्था परिवर्तन की ये उष्मा है। बहुत इजीली समझाने का प्रयास किया हूं। आइए, भाप से अधिक क्यों जलन होता है? क्योंकि अधिक उसमें उष्मा होती है। ध्यान रखिएगा, गुप्त उष्मा। अच्छा, ये विकल्प फंसा सकता है, अधिक ताप नहीं होगा, अधिक गुप्त उष्मा होगा। टेम्परेचर बराबर रहता है। ऑप्शन भी एकदम सिमिलर दिया गया है आपको फंसाने के लिए। आइए 25वां प्रश्न। सवाल ज्यादा है, समय ज्यादा लग रहा है ना, थोड़ा सा और मैं फास्ट करने की कोशिश में हूं। आइए, जलीय जंतु श्वसन कैसे करते हैं? तो जलीय जंतु जो जल में ऑक्सीजन घुला रहता है उससे करते हैं, और क्या। जो पदार्थ ठोस से सीधा गैस बनता है। अच्छा, आपने कपूर देखा होगा, कपूर को आप गर्म करिए तो देखिएगा कपूर से पानी नहीं बनेगा, डायरेक्ट गायब हो जाएगा कपूर बर्तन में से। वहीं आप एक बर्तन में बर्फ को रखिए और नीचे चलाइए तो बर्फ पहले पानी बनेगा, फिर ये वाष्प बनेगा। कपूर को ऐसे गर्म करिए, ये गायब हो जाएगा। नेप्थलीन को गर्म ऐसे रखिए, ये गायब हो जाएगा। खुला भी छोड़िए तो ये गायब हो जाएगा। कपूर को भी खुला छोड़ दीजिए बहुत दिन, तब भी ये गायब हो जाएगा, है ना। इसको कहते हैं सब्लिमेशन। और यह प्रश्न को आपको रट के जाना है, रट के जाना है। ठोस से सीधा गैस यानी गायब हो जा रहा है, तो बताइएगा सब गायब हो गया, सब से सब्लिमेशन याद रखिएगा। ऊर्ध्वपातन ठीक इसके विपरीत होता है क्या? जब गैस से सीधा ठोस बन जाए, यानी कि गैस है तो वो द्रव नहीं बनेगा, वो डायरेक्ट ठोस बन जाएगा, तो वो होगा इसका ठीक विपरीत, और वो होगा रिवर्स सब्लिमेशन। या रिवर्स सब्लिमेशन ऑप्शन ना दे, डिपोजिशन दे, वो भी ना दे, तो हिंदी में देखिएगा निक्षेपण देगा। क्या देगा? निक्षेपण। ध्यान रखिएगा। आइए, वह भी प्रश्न आएगा। चलिए, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, सूखी बर्फ कहते हैं इसको, बिना द्रव बने सीधा गैस में बदल जाता है जब वायुमंडलीय दाब कितना होगा? ठोस से डायरेक्ट गैस बन जाएगा जब वायुमंडलीय दाब 1 एटमॉस्फेयर होगा, तब ऐसा होगा। 25 भी नहीं, 10 भी नहीं, 8 भी नहीं। आइए ध्यान रखिएगा, द्रव ठोस में बदल जाता है। द्रव जैसे पानी को है, उसको ठोस बनाना है तो क्या करेंगे? जमा देंगे। द्रव ठोस में बनेगा कब? जब वो जम जाएगा। आइए अगला प्रश्न। गैस का द्रव में परिवर्तन, गैस है, ठीक है, वाष्प बन गया, अब वो द्रव पानी बनेगा, तो वो होता है संघनन, कंडेंसेशन। आप जानते ही हैं कि जो वर्षा होती है तो इधर से जाता है वाष्प बन के, फिर वहां संघनन होता है, फिर बारिश हो जाती है, तो संघनन होगा। गैस का ठोस में परिवर्तन, तो मैं बता दिया हूं, ठोस से गैस डायरेक्ट, तो ठोस से गैस यानी कि कठोर से एकदम सीधा हवा बन जाएगा वो, तो वो होगा ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। और गैस से ठोस बन जा रहा है तो डिपोजिशन यानी रिवर्स सब्लिमेशन यानी निक्षेपण। और ध्यान दीजिए, मैं बता रहा हूं, जो पुराना एनसीईआरटी है ना, उसमें जो आंसर दिया है वो आंसर दिया है ऊर्ध्वपातन ही, दोनों का, चाहे ठोस से गैस बने चाहे गैस से ठोस बने, दोनों का। और नया वाला में जो दिया है वो दिया है निक्षेपण। और बिहार दरोगा के जो 1275 जो एग्जाम हुआ है, अगर आप लोग ने दिया होगा या फिर प्रीवियस देखा होगा तो देखिए ये प्रश्न पूछा है। एनसीईआरटी में इसको गलत दिया था और यही प्रश्न उठा के पूछ दिया है। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं आपको शुद्ध प्योर एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं। एनसीईआरटी के नाम पर ठगा नहीं जा रहा है, जैसा कि मार्केट में आपके साथ हो रहा है। एनसीईआरटी के नाम पर आपके पास कुछ भी परोस दिया जा रहा है, ठीक ना। तो ध्यान रखिएगा, आपने पाठशाला विद के बस नाम नहीं है दोस्तों, पाठशाला विद के एक विश्वास है, आपका भरोसा है, समझ रहे हैं आप। तो आपने ट्रस्ट किया है जो पाठशाला विद के पर, वो केवल एक नाम नहीं है, वो भरोसा है, और वो खरा उतरेंगे। देखिएगा इस बार आप खुद महसूस करेंगे कि क्या आप सही जगह समय दिए हैं या गलत जगह। आइए, शुष्क बर्फ के नाम से तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये जानते हैं आप। आइए, क्वथनांक से कम ताप पर द्रव का गैस में बदलना क्या कहलाता है? जरा सा मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। एक चूल्हा लीजिए और इस पर पानी रख दीजिए, इसको गर्म करिए, तो आप देखिएगा घंटा 2 घंटा में ये सारा पानी गायब हो जाएगा, ठीक।
ये तो उबल के गायब हुआ। और दूसरा काम क्या करिए कि गर्मी के दिन में छत पर एक थाली में पानी रख दीजिए, दिन भर छोड़ दीजिए, तब भी देखिएगा थाली का पानी गायब हो जाएगा। छत पर तो उबाल नहीं आया, वहां तो उबला नहीं है और ये बर्तन वाला उबल गया है। तो ये पूछ रहा है कि क्वथनांक से कम ताप पर, क्वथनांक तो 100 डिग्री है और ये तो 100 डिग्री हुआ नहीं, 100 डिग्री होता तो ये खोलने लगता। 100 डिग्री से कम ताप पर ही गैस में बन गया है द्रव, ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाएगा वाष्पीकरण, है ना, ये कहलाएगा वाष्पीकरण। यानी वाष्पन की प्रक्रिया यहां हो रही है और वाष्पन की प्रक्रिया होने की वजह से ये उबल नहीं रहा है, बॉइलिंग पॉइंट नहीं आया है, लेकिन तब भी ये वाष्प में बदल गया है। तो इवेपोरेशन ध्यान रखिएगा, वाष्पन। चलिए, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, तो वाष्पीकरण को देखिए, एक गिलास में आप पानी रखिए 100 ग्राम और एक थाली में आप पानी रखिए छत पर, कौन सूखेगा? थाली वाला उड़ जाएगा, गिलास में थोड़ा बहुत बचे रहेगा। क्यों? क्योंकि इस सतह क्षेत्र इसका ज्यादा है। तो वाष्पीकरण प्रभावित कौन करेगा? तो बताएंगे सतह क्षेत्र प्रभावित करेगा। जाड़े के दिन में पानी रखिए और गर्मी के दिन में, तो कौन उड़ेगा? गर्मी वाला। यानी कि जो तापमान है गर्मी का, वो तापमान भी प्रभावित करेगा। अब एक ध्यान दीजिए, एक नम वायु में रखिए और एक सूखी वायु में रखिए, तो कौन उड़ जाएगा? तो सूखी वायु वाला उड़ जाएगा, यानी आर्द्रता भी प्रभावित करेगा। तो ये सभी हो जाएगा राइट आंसर। कपड़ा फैला के रखिए तो जल्दी सूख जाएगा, क्यों? क्योंकि उसका सतही क्षेत्रफल बढ़ जाता है। देखिए, आयतन नहीं बढ़ता है, ये मत लगा दीजिएगा, नहीं फंस जाइएगा। आयतन नहीं बढ़ता है, सतही क्षेत्रफल बढ़ जाता है कपड़े का, सरफेस एरिया। आइए चलिए, वायु में अगर आर्द्रता अधिक है, नमी ज्यादा है, तो वाष्पीकरण की दर कम जाएगी। भाई नमी कम रहेगा तो वाष्प ज्यादा होगा, नमी ज्यादा है तो वाष्पीकरण की दर डिक्रीज होगी, घट जाएगी। आइए, गर्मी में मटके का पानी ठंडा हो जाता है, क्यों? वाष्पीकरण होने की वजह से ठंडा हो जाता है, वाष्पीकरण होने की वजह से, है कि नहीं? आइए, तो ध्यान दीजिएगा, हवा प्रवेश नहीं करती है, पानी पहले ठंडा होता है कि वाष्पीकरण? तो वाष्पीकरण ध्यान रखिएगा। गर्मी में सूती कपड़ा पहनना चाहिए, क्यों? क्योंकि वे वाष्पीकरण में सहायक होते हैं, वाष्पीकरण में सहायता, आपके पसीने का वाष्पीकरण आसानी से हो जाता है, तो इसलिए आपको सूती पहनना। चलिए देखिए, सामान्यतः आप 3 अवस्था पढ़े हैं, ठोस, द्रव और गैस। आज आप जानिए पदार्थ की चौथी अवस्था होगी, और ठोस, द्रव, गैस के अलावा चौथी जो अवस्था है वो होता है प्लाज्मा। क्या होता है? प्लाज्मा। प्लाज्मा ये चौथी अवस्था है। एक और अवस्था है ठोस की 5वीं अवस्था, हम लोगों ने 3 ही पढ़ा था, लेकिन अब 5 पढ़ना पड़ रहा है। तो ये जो अवस्था है ये है बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन, यानी इसको कहते हैं BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन। यह जो है यह 5वीं अवस्था है, ध्यान रखिएगा। अब चौथी अवस्था जो होती है अत्यधिक ऊर्जावान उत्तेजित कण की अवस्था, ये बहुत ही गर्म, जैसे आप सूर्य में प्लाज्मा होगा, है ना, तारों में प्लाज्मा होगा, क्योंकि उच्च ताप है, तो ये अधिक ऊर्जावान होता है, कौन? प्लाज्मा। और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट जो है ये ठंडा होगा। फ्लोरेंस ट्यूब और नियॉन बल्ब में कौन सी अवस्था होगी? तो यह प्लाज्मा की अवस्था होगी। मैं बता रहा हूं, उच्च तापमान बनेगा यहां, तब प्लाज्मा बन जाएगा। आइए अगला सवाल, फ्लोरेंस ट्यूब में कौन सी गैस होती है? तो ये हीलियम। गुब्बारों में, मौसमी गुब्बारों में भी हीलियम होती है, और फ्लोरोसेंट ट्यूब में भी जो होती है वो भी हीलियम होती है, ध्यान रखिएगा। सूर्य और तारों में चमक का कारण है, तो ये भी प्लाज्मा। मैं बता चुका हूं कि प्लाज्मा जहां उच्च ताप आएगा प्लाज्मा हो जाएगा। तारों में प्लाज्मा बनने का कारण क्या है? तो मैं बता दिया, हाई टेम्परेचर, उच्च ताप। प्लाज्मा गर्म समझिएगा, गर्म से। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के लिए 2001 में किसे नोबेल मिला है? तो नोबेल मिला है एरिक कार्नेल और केटरले को मिला है, ध्यान रखिएगा। चलिए, बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन तैयार किया जाता है तो एकदम ठंडा करके, यानी कि टेम्परेचर क्या करके? कम करके, कम, वेरी लो, कम ताप नहीं, बहुत कम ताप, वेरी लो टेम्परेचर। अंग्रेजी वाला वर्जन देखिएगा, हिंदी अगर ना समझ में आए तब। चलिए, ठंडे गिलास के बाहर पानी की बूंद बनने का, आप गर्मी के दिन में फ्रिज से पानी निकाल के गिलास में रखिए तो देखिए बाहर भी पानी की बूंदें बन जाती हैं, क्यों? वो होता है संघनन। क्या होता है? संघनन। तो ध्यान रखिएगा, कंडेंसेशन होगा, याद रखिएगा, संघनन सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम आते हैं 48वां प्रश्न, बस थोड़ा सा और प्रश्न है। देखिए, प्लेट में दूध जो है कप से जल्दी ठंडा हो जाता है, क्यों?
जान ही गए कि सतह ज्यादा हो जाएगा, यानी सतही क्षेत्रफल ज्यादा हो जाएगा। आयतन पर मत लगा दीजिएगा बस। तापमान की एसआई यूनिट क्या है? तापमान की एसआई यूनिट जो है वो है केल्विन। क्या है? केल्विन है तापमान की एसआई यूनिट। कहेंगे कि सेल्सियस भी है, फ़ारेनहाइट भी है, नहीं भैया, जो मूल ताप है वो केल्विन है। आइए, लंबाई का, तो लंबाई का आपका क्या हो जाएगा, मीटर होगा कि सेंटीमीटर? तो मीटर होगा। सेंटीमीटर भी कुछ मार देंगे, मिलीमीटर, सब है उसी का, लेकिन मूल जो मात्रक है वो मीटर ही है। आइए, संहति, आपसे एग्जाम में पूछेगा, संहति पूछेगा, ध्यान रखिएगा, तो आप अंग्रेजी देखिएगा, एसआई यूनिट ऑफ मास, मतलब द्रव्यमान, और लगाइएगा केजी, किलोग्राम, ध्यान रखिएगा, केजी लगाइएगा, ग्राम मत लगा दीजिएगा, किलोग्राम लगाना है आपको, ध्यान रखना है। बल का एसआई मात्रक, तो बल का न्यूटन आप जानते ही हैं, बल का न्यूटन है। दाब का, तो दाब का पास्कल जानते ही होंगे, सब लोग जानते हैं, कौन नहीं जानता है। सब्लिमेशन का उदाहरण तो मैं बता दिया हूं, कपूर है, अमोनियम क्लोराइड है, और क्या है, ठोस, हाँ तीनों है, ये सभी हो जाएगा। चलिए, गैस को द्रव में बदलना, मतलब गैस है द्रव में बदल देंगे, तो गैस को द्रव में कैसे बदला जाएगा, देखिएगा, समझिएगा, कथन है। गैस जो है, गैस है वो द्रव में बदलेंगे, दाब को बढ़ाकर तापमान को घटाकर, दाब को घटाकर तापमान, अच्छा तापमान बढ़ाएंगे तो गैस जो है वो कभी द्रव में बदलेगा? गैस ठंडा होगा तब ना द्रव में बदलेगा जी। तो तापमान तो घटाना ही पड़ेगा। तापमान घटाकर किस में है? इसमें तो नहीं है, ए में है। तापमान बढ़ाकर नहीं है, दाब घटाकर नहीं, ए ऑप्शन होगा। तापमान को घटना जरूरी है ना। वाष्पीकरण कैसी प्रक्रिया है? तो वाष्पीकरण आपने देखा कि सतही प्रक्रिया है, सतह, सतह क्षेत्रफल पर यह निर्भर करता है ना, सतह पर निर्भर करता है। कम सतह वाला में दर कम जाता है, और ज्यादा सतह वाला में दर जो है वो ज्यादा होता है। हमने लास्ट में खींचा है, शुरुआत के 20 मिनट तक तो लगभग हम लोग स्लो चल रहे थे, लेकिन आखिरी में हमने खींचा है, क्योंकि कॉन्सेप्ट शुरुआत में आपने डेवलप कर लिया, उसके बाद आप इजिली इसको कर लिए। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो भी आपको बहुत मजा आया होगा, और 56 में 56 आप कर लेंगे। बाकी पीडीएफ ग्रुप से जो जुड़े हैं उनके लिए पीडीएफ भी उपलब्ध करा ही दिया जाएगा, तो वो पीडीएफ से आप अपनी तैयारी को और मजबूत करिएगा। तो चलिए, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।